हेलो क्लास 12। हम लोग आज अपना फिर से ये चैप्टर जो कंटिन्यू किया था हम लोगों ने रिवीजन का सीरीज, उसी क्रम में हम लोगों ने ऑलरेडी 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ लिया है, सेट रिलेशन फंक्शन कंप्लीट कर लिया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कंप्लीट हो गया है। इसी कड़ी में हम लोगों का जो नया चैप्टर हमने आज शुरू करना है दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। सबसे पहली बात है, मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स के बारे में मैं जल्दी से बता दूं कि ये क्या है बेटा। ये कुछ नंबर्स का, ठीक ना, नंबर्स का, सिंबल्स का और एक्सप्रेशंस का क्या होता है बेटा, अरेंजमेंट होता है, ठीक ना, का अरेंजमेंट है। अब ये अरेंजमेंट होता कैसा है, तो ये अरेंजमेंट जो होता है ना वो रेक्टेंगुलर ग्रिड में होता है। कैसा होता है, रेक्टेंगुलर ग्रिड में। रेक्टेंगुलर ग्रिड का मतलब सही सीढ़ी जैसा सोच लेना, रेक्टेंगुलर ग्रिड में होता है। होता क्यों है, तो ये होता इसलिए है कि ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को, ठीक ना, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन या कह सकते हैं सिस्टम्स को सॉल्व करता है, सॉल्व करने में मदद करता है, ठीक है। अब ये रेक्टेंगुलर जो अरेंजमेंट है वो होता कैसे है, तो वो होता है पर्टिकुलर रो और कॉलम्स में। कैसे होता भाई, रोज में एंड कॉलम में। तो रो और कॉलम के बारे में तो मेरे ख्याल से सभी लोग जान रहे होंगे। रो का मतलब होता है जो ऐसे हॉरिजॉन्टल्स होते हैं और कॉलम का मतलब होता है जो वर्टिकल्स होते हैं, ठीक ना। इनको मैं एक सिंपल वे में हम लोग ने समझना है कि एक्चुअल में ये क्या है, अरेंजमेंट किया जाता है नंबर्स को रो और कॉलम में पर्टिकुलरली, और उनको क्या किया जाता है, बाउंड्री किया जाता है एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल से, ठीक ना। अब मेरी बात को समझिएगा, अभी वो समझने वाली बात है। तो सबसे पहली बात, इसका रिप्रेजेंटेशन, जैसे रिप्रेजेंटेशन हर एक चीज का नेमिंग होता है ना, नामकरण जिसको कहते हैं नेमिंग, ठीक ना। तो सबसे पहली बात, जो मैट्रिक्स होते हैं उनको नेमिंग किया जाता है, नेम किया जाता है कैपिटल लेटर्स से, जैसे ए से, बी से, सी से, डी से, और जितने भी आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स हैं। साथ ही साथ इसके अंदर जो नंबर्स या ये सभी सिंबल एक्सप्रेशंस ये सब जो होते हैं ना, इन्हीं को कहा जाता है एलिमेंट्स। क्या कहते हैं भाई, इसको, इनको आप लोग कहते हो एलिमेंट्स कहते हो, ठीक ना। अभी इनको एलिमेंट बोल सकते हो, एंट्री बोल सकते हो, ठीक ना, एंट्री बोल सकते हो। और इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेटा इनको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से, लाइक ए से, बी से, सी से और डी से। अगर आपको नहीं दिया गया है तो, अगर आपको स्पेशली दे ही दिया गया है संख्याएं, तो आप उसमें कुछ करेंगे नहीं, ठीक ना। अब समझिएगा, इतनी चीजें आप लोगों ने जान लिया कि इनके एलिमेंट्स वगैरह सारी चीजें, तो अब ये जान लीजिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें दो प्रकार की लाइंस होती हैं, ठीक ना। एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, जिनको आप लोग कहते हो क्या, रो कहते हो। दूसरा होता है आपका वर्टिकल लाइन, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम। जनरल वे में रो को हम लोग संख्याओं के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। जैसे मैं एक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, ठीक ना, जिसमें मैट्रिक्स बना रहा हूँ, ठीक, जिसमें एम रो है एंड एन कॉलम है, ठीक। अब सुनिए भाई, बहुत ज़्यादा स्लो लग रहा होगा, तो चूंकि हम अपने आप को, मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से मैं धीरे चलता हूँ। आप लोग समझ रहे हैं, आप इसको फास्ट कर लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लीजिएगा, इसकी स्पीड को, ठीक है। चलिएगा, तो सबसे पहली बात कैसे हम लोग बनाएंगे, तो जैसे मैंने कहा सबसे पहले नामकरण होता है, तो जैसे इसको ए से नेमिंग कर दिया। अब इसके एलिमेंट्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ किससे, ए से, स्मॉल लेटर ए से रिप्रेजेंट करूंगा। तो पहला रो, पहला कॉलम को हम लोग, ये रो को पहले लिखते हैं और कॉलम को बाद में। ये एलिमेंट के रूप में है ए आई जे। आई जो है यहाँ पे रो की संख्या बताता है कौन सा रो चल रहा है, और जे बताता है कौन सा कॉलम है, ठीक ना। जैसे ये पहला रो है, पहला रो मैं तैयार कर रहा हूँ, A11 है, A12 पहला रो ही है, सेकंड कॉलम आ गया, पहला रो और तीसरा कॉलम। और इसी प्रकार से कितने रो हैं हमने लिए भाई, हमने लिए हैं m रो, लेकिन ये तो पहला रो चल रहा है, तो कॉलम कितने लिए हैं n। तो ऐसे इससे चलते चलते बेटा आपका ये n पे जाकर रुकेगा। इसी प्रकार से
दूसरा रो पहुँच गया ना पहला कॉलम, दूसरा रो, दूसरा कॉलम, दूसरा रो, तीसरा कॉलम और इसी प्रकार से कहाँ पहुँच जाएँगे? दूसरा रो और nth कॉलम। अब ये कंटिन्यू होगा, कहाँ तक जाएगा? हम m रो पे पहुँचेंगे। m रो पहला कॉलम, m रो दूसरा कॉलम, m रो तीसरा कॉलम और इसी प्रकार से ये चलते-चलते कहाँ पे पहुँच गए? m रो एंड nth कॉलम। ये हो गया बेटा क्या? रिप्रेजेंटेशन किसी भी मैट्रिक्स का, कैसे हम लोग मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं, ठीक ना? अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो हमने लिया था m और n, तो m और n को जो आप लोग लेते हैं ना, तो हम लोग ऐसे अगर रिप्रेजेंट कर दिए m क्रॉस n के रूप में, तो ये याद रखिएगा कि m क्रॉस n को ही कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहते हैं भई? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में एक चीज़ याद रखना है भई, मल्टिप्लिकेशन करके उत्तर नहीं लिख देना है कि मैंने कहा 3 रो हैं, ठीक है? एंड 4 कॉलम हैं, ठीक है? मैंने कह दिया आपसे 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं, तो आप बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर आप लोग जानते हैं कैसे लिखेंगे? आपने बस ऐसे लिख देना है भाई 3 क्रॉस 4। ऐसा नहीं करना है, ये आप इक्वल नहीं कर सकते किसके 12 के। ये कर देंगे तो आप क्या हो जाएँगे भाई? गलत हो जाएँगे। रॉन्ग जैसे ही हुआ, आपका सारा नंबर 1 नंबरी क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, आपने गलत कर लिया। ठीक है ना? लेकिन ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ये जो मल्टीप्लिकेशन की जो वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 12, ये आपका मदद कहीं तो करेगा ही। तो ये आपको ये बताता है कि उस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है ना? उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं ये बता देता है, संख्याएँ बता देता है। तो एक चीज़ ये याद है, ये आपने समझ लिया कैसे रिप्रेजेंटेशन वगैरह सारी चीज़ें करते हैं, बाकी तो चीज़ें अभी हम लोग कंटिन्यू कर ही रहे हैं, ठीक ना? अब समझिएगा, जनरल वे में किसी मैट्रिक्स के जो सिंबल्स हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिंबल में सबसे सिंपल और सबसे ईज़ीएस्ट तरीका है ए, आई, जे, यानी कि एलिमेंट का कौन-सा रो, कौन-सा कॉलम है और बाहर कितने नंबर ऑफ रो हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम हैं। अब i की जो वैल्यू है, वो शुरुआत होती है हमेशा 1 से शुरुआत होती है, खत्म कहाँ पर होती है बेटा? m पे जाके, ठीक है ना? यानी कि नंबर ऑफ रो कितने हैं उस पे जाकर। ऐसे ही j की जो वैल्यू है, वो भी शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से, खत्म कहाँ पर होती है? n पे जाकर। ये आपने समझ लेना, ये आपका सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन है किसी भी मैट्रिक्स का। अब बात आता है भाई कि हमने समझ लिया कि मैट्रिक्स ये है, ऐसा है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, समथिंग समथिंग सारी चीज़ें। तो अब आपने एक चीज़ और समझना है कि ये मैट्रिक्स होते कितने प्रकार के हैं? क्योंकि भाई आपसे प्रकार ही तो पूछता है। तो सबसे पहली बात, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो एक चीज़ याद रखिएगा, हमने कोई भी चीज़ बहुत जल्दबाजी में नहीं करना है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, तो लेकिन डेली का एक बेसिक आपने ड्यूटी बना लेना है कि जब तक आपका मैथ का पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता, डेली आपको जो एक क्लास हम अपलोड करते हैं, जो साथ में आपसे इस पर्टिकुलर आपके सिलेबस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस के शॉर्ट्स जाते हैं, वो तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन खुद पढ़ते रहिए, अच्छी बात है। दूसरों को भी पढ़ने में मदद करिएगा। और एक बात, भाई जो आपके लिए यहाँ पर रातों में जग रहा है और आपके लिए मेहनत कर रहा है, आप भी उसके लिए कुछ करिए, ठीक है ना? आपका ये ड्यूटी है कि आप भी उसके चैनल को ग्रोथ करवाइएगा, ठीक है ना? तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं रो मैट्रिक्स क्या होता है। पहला टाइप है, तो रो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें जिसमें नंबर ऑफ रो जो होता है, नंबर ऑफ रोज़ वो हो जाए 1, एक ही रहे, एक से ज़्यादा रो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? दूसरा, नंबर ऑफ कॉलम मोर देन 1, मोर और इक्वल टू 1, ठीक ना? ऐसे जो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें रो की संख्या तो एक होती है, कॉलम की संख्या कितनी भी हो सकती है, मुझे उससे मतलब नहीं है। तो ऐसे जो मैट्रिसेस होते हैं उनको क्या कहते हो आप लोग? रो मैट्रिक्स कहते हो। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं लिख दे रहा हूँ एक मैट्रिक्स ए, जिसके अंदर जैसे लिख दे रहा हूँ 1, 2, 3, ठीक है ना? अब इसमें कितने रो हैं? 1 है। कितने कॉलम हैं? 1 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, 3 कॉलम हैं। ठीक ना? तो इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 3, इसके अंदर ही ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। जनरल वे में अगर इसको ऐसे फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट करूँ तो इसे लिखेंगे a बराबर
ए आई जे 1 इंटू एन। तो ये क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है आपका रो मैट्रिक्स। चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर इसके आगे। चलिए, दूसरा इसी के क्रम में हम लोग चालू कर रहे थे। हमने कहा ना वो चीज़ों को जल्दी-जल्दी करना है तो थोड़ा-सा मदद कर लीजिएगा आप लोग। दूसरा है आपका कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है ना? कॉलम मैट्रिक्स, ये डायरेक्ट आता है भाई आपके एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ जाते हैं। बताइए ये कौन-सा मैट्रिक्स है? तो कॉलम मैट्रिक्स के बारे में बस इतना सा याद रखिएगा। कॉलम मैट्रिक्स जैसे रो के बारे में आपने जाना कि उसमें नंबर ऑफ रो एक होता है, वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम वो कितना होता है? 1 होता है, ठीक है? रो कितने होंगे? इससे मुझे मतलब नहीं है। वो 1 भी हो सकता है, m की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा? 1 भी हो सकती है और 1 से अधिक भी हो सकती है, ठीक ना? ये मिनिमम 1 होनी चाहिए और 1 से अधिक कितनी भी हो सकती है, तो ये आपके हो गए रो मैट्रिक्स। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ वही b के रूप में रिप्रेज़ेंट कर दे रहा हूँ और इसके अंदर एलिमेंट 1, 2, 3 लिख दे रहा हूँ और इसके अंदर नंबर ऑफ रो कितने हैं? ये 1 रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है, 3 रो हैं और 1 कॉलम है, सिंगल कॉलम है। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक ना? अब इसको मैं जनरल वे में लिखूँ तो लिखूँगा ऐसे इसे वी आई जे एम इंटू 1, ठीक है? तो ये हो गया। तीसरा तीसरा टाइप है आपका जीरो और नल मैट्रिक्स। थर्ड टाइप है आपका जीरो और नल मैट्रिक्स, ठीक ना? जीरो और नल मैट्रिक्स देखिए इसे कहते हैं ना नजर हटी दुर्घटना घटी। नजर हटा मैंने 3 एल बना दिया, ठीक ना? 2 ही है। तो नल और जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है भाई? ये ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें एलिमेंट्स की संख्या क्या होती है भाई? जीरो। ऑल द एलिमेंट्स या कह सकते हो सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके जीरो। द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरो। सभी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या हैं इसके? जीरो हैं। तो ये क्या कहलाते हैं आपके नल मैट्रिक्स। रिप्रेजेंट किया जाता है इनको, रिप्रेजेंट किया जाता है इनको जीरो से, ठीक है? इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? जीरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और या फिर कभी-कभी क्या करते हैं, इसी को कई लोग बोलते हैं ओ, ओ से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना? तो इसमें ए आई जे की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? जीरो। सभी फॉर ऑल का सिंबल है फॉर ऑल आई एंड जे, सभी आई और जे के लिए, ठीक ना? अब देखिएगा, अब आपके जो यूज में सबसे ज्यादा होता है दैट्स कम, ये है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो जो हो, नंबर ऑफ रो जो हो वो इक्वल हो जाए किसके? नंबर ऑफ कॉलम के, ठीक है ना? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जब आपके इक्वल हो जाते हैं तो उन्हीं को कहते हो आप स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जैसे समझिएगा m बराबर n आपका जब भी हो जाए तो इसको क्या कहोगे आप? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे मैंने ले लिया एक मैट्रिक्स ए, यहाँ पे ले लिया ए बी सी डी। यहाँ पे देखिएगा 2 कॉलम है और साथ ही साथ क्या है बेटा? 2 रो हैं। तो ये आपके हो गए 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर हो गया। तो इसको सिंपल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया भाई? इसका एआईजे या तो एम के बराबर आप मान लीजिए या फिर एआईजे एन के बराबर हो जाए तब आपका क्या कहलाएगा वो? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। समझ में आया आ रहा होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को, ठीक है ना? देखिएगा यही एक मात्र मैट्रिक्स का टाइप है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो सबसे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक ना? 1 मिनट। हाँ, ठीक है। अब इसमें जो ये आपके पोज़ीशंस हैं, ये वाला, ये, इन्हीं को कहते हैं हम लोग डायगोनल एलिमेंट। क्या कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। ये याद रखिएगा डायगोनल एलिमेंट। जनरल वे में उसका जो क्रम होता है वो ए आई जे होता है, लेकिन इसमें आई की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? जे के। अब ये हो कैसे सकता है? ए वन वन होते हैं, ए टू टू होते हैं, ए थ्री थ्री होते हैं, ए फोर फोर, ये सभी क्या होते हैं? आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना? अब डायगोनल एलिमेंट्स का ही प्रयोग करते हुए कई प्रकार के आपके मैट्रिक्स बनते हैं। एक तो आपका है डायगोनल मैट्रिक्स,
क्या है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में लिख दे रहा हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सबसे पहली बात यही है कि ये क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इस स्क्वायर मैट्रिक्स की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि इसके सभी एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स, कुछ को छोड़कर, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल्स आर जीरो। सभी के सभी आपके क्या होते हैं, जीरो होते हैं डायगोनल्स को छोड़ के। उदाहरण के तौर पे मैं लिख दूं, तो उदाहरण के तौर पे मैं लिख दे रहा हूँ, मैं दो उदाहरण ले रहा हूँ। एक है आपका वन वन वन, जीरो 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 जीरो। ये देखिए, मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। अभी इसी का ये एक टाइप है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स का ही टाइप है। दूसरा मैं एक मैट्रिक्स लिख दे रहा हूँ जिसके अंदर है वन टू थ्री, जीरो 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 एंड जीरो। ये भी आपका क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स का ही उदाहरण है। ठीक है ना। अच्छा, इसके मैंने क्या कहा, जब भी आपका ए आई जे की वैल्यू हमेशा जीरो होगी, कब होगी, जब व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है ना। जब भी आई और जे की वैल्यू आपकी इक्वल नहीं होती, तब आपका क्या होता है, ये जीरो होता है। और जब भी ये बराबर होंगे, देन ए आई जे विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक ना। ये दोनों ही कंडीशन को याद रखना है आपने। चलिए, तीसरा टाइप है, कौन सा, पांच हो गए ना भाई। चलिए, छठवां टाइप है आपका, सिक्स्थ टाइप, दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैंने उदाहरण दो लिए हैं ऊपर, एक ये है और एक ये है। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। ठीक है। और डायगोनल के साथ साथ क्या होता है ना, इसके डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, वो सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब वो सेम हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई अभी एलिमेंट हो सकता है। ठीक ना। वो सेम होते हैं। तो ऐसे मैट्रिसेस जिसके डायगोनल्स एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता, ऐसे आपके मैट्रिसेस क्या कहलाते हैं, स्केलर मैट्रिसेस कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं लिख दे रहा हूँ इसके दो तीन उदाहरण। एक है वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, एक तो यही हो गया, ये देखिए सेम टू सेम। दूसरा मैं ले ले रहा हूँ एक मैट्रिक्स, दैट इज टू जीरो 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 टू जीरो 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 टू। तीसरा मैं ले ले रहा हूँ, ये ले ले रहा हूँ भाई आपका, क्या कहते हैं, जीरो 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 जीरो। मैंने तीन ले लिए हैं। मेरे ख्याल से तीनों आपने समझ में आ रहा होगा। देखिए, ये वाला तो इससे है, रिलेट कर रहा है, ये तो डायगोनल ही है, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, तीनों डायगोनल्स हैं, तीनों डायगोनल्स के मान इक्वल हैं। ठीक है ना। दूसरी बात, ये वाले को ध्यान से देखिएगा कि एक्सेप्ट डायगोनल्स आर जीरो। यहाँ पर देखिए डायगोनल मैंने जीरो ले लिया है। ये पहले बताइए कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो पहली बात, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं। अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, तो क्या ये एक स्केलर मैट्रिक्स बन पाएगा, तो नहीं बन पाएगा। तो ये भी कंडीशन आपने याद रखना है, इसीलिए मैं यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट किया हूँ। ठीक है ना। दूसरी बात, आपका ये बस इतना सा गौर से देखना है कि यहाँ जीरो को छोड़कर कोई भी संख्या अगर इक्वल लिखी गई है, तो वो आपका स्केलर मैट्रिक्स है। अगर वो वन है तब भी आपका स्केलर है, अगर वन के सिवा कोई संख्या है, वो भी आपका स्केलर ही है। ऐसा नहीं होगा कि आप उसको डिफरेंट मान लेंगे। ठीक ना। चलिएगा, एक सेकंड का समय दीजिएगा, मैं तुरंत कॉपी तैयार रखता हूँ। चलिए, हो गया, गुड। अब आपका जो लास्ट टाइप है, दैट इज कॉल्ड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिएगा, वही जो अभी थोड़ी देर पहले बनाया है ना, वही आपका ये रिपीट हो रहा है। ये सेवंथ टाइप है आपका, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स, पहली बात ये जान लीजिएगा कि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहली बात।
स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद ये कैसा मैट्रिक्स है? एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद ये सभी एलिमेंट सेम हैं, तो ये बन गया स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना? और सभी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट क्या हैं? डायगोनल एलिमेंट्स की जो वैल्यू है, वो कितनी होती है? इक्वल टू 1 होती है। कितनी होती है? 1। यानी कि सभी डायगोनल एलिमेंट जो आपके हैं वो 1 हो जाते हैं, तो ऐसे मैट्रिसेस को आप क्या कहते हो? यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण लिखा था, ए बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। समझ में आया ना? इसमें कोई भी एलिमेंट आपका मतलब होता है ना कि कोई दूसरा नंबर, कोई दूसरी चीज़ें नहीं आ सकती। इसके एलिमेंट्स में 1 आता है या फिर 0 आता है। 1 कब आता है? जब i बराबर j हो जाता है, और 0 कब आता है? जब i इज़ नॉट इक्वल टू j हो जाते हैं। ठीक है ना? तो मुझे लगता है ये आपने समझ लिया। चलिए 2 मिनट का समय दीजिएगा, फिर मैं इसके आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलिए, वेलकम बैक। तो हम लोग का क्या हो गया था? सभी टाइप कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या पढ़ना है? कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। पहली प्रॉपर्टी तो यही है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं, ये देखिए। उसको पढ़ने से पहले मैं एक टर्म बताने जा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड कंपैरेबल। ठीक ना? क्या है? कंपैरेबल। 2 मैट्रिसेस कब कंपेरेबल बोले जाते हैं? जैसे मैंने ले लिया 2 मैट्रिसेस, एक ए ले लिया और दूसरा बी ले लिया। मैं कहूँगा कि ये दोनों कब कंपेरेबल हैं, कब कंपेयर करने लायक हैं? तो सबसे पहली बात बस इतना सा याद रखना है, जब इनके ऑर्डर सेम हो। क्या मैंने कहा? जब भी इनके ऑर्डर सेम होंगे, तब आप कह सकते हो कि ये कंपेरेबल हैं, अदरवाइज ये कंपेरेबल नहीं है। बट व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी? तो इक्वालिटी के प्रॉपर्टी ये है कि उनका ऑर्डर भी सेम हो। दो मैट्रिसेस ए और बी तब आपके इक्वल कहे जाएंगे जब उनके ऑर्डर सेम हो, एज वेल एज साथ ही साथ इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हों। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हों। अच्छा, मैं ये बता दूं भाई, ये 1 से 2 नंबर में इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो सेम, तब कहलाते हैं क्या? कि वो दोनों मैट्रिसेस आपके इक्वल हैं। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया ए, whose वैल्यू इज ए बी सी डी। एक मैट्रिक्स ले लिया बेटा एक्स वाई जेड, और यहाँ पर एन कुछ समथिंग ले लिया। ठीक ना? मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों इक्वल हैं, ए बराबर बी। तो सबसे पहले आपका ध्यान देना चाहिए कि क्या इसके ऑर्डर सेम है? 2 क्रॉस 2 ये भी, ये 2 क्रॉस 2, चलो ऑर्डर सेम है। तो पहला कंडीशन तो उसने फॉलो कर लिया। सेकंड कंडीशन, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ए बराबर होगा किसके? एक्स के। दूसरा बी बराबर होगा वाई के, सी बराबर होगा जेड के, और डी बराबर होगा किसके? एन के। अगर ऐसा कंडीशन फॉलो हो रहा है तभी आपका वो इक्वल होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। अच्छा, कभी कभी वो होता नहीं है, आपको देता है कंपेयर करने के लिए, कंपेरेबल बना के वो आपको दे देता है, और आपसे कुछ वैल्यूज निकालने के लिए कहता है इक्वेशन फॉर्म में देकर। ठीक ना? तब ऐसे सिचुएशन में आप लोग क्या करेंगे बेटा? ऐसे सिचुएशन में आपने प्रयोग करना है अपने कॉमन सेंस का यूज़ करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि उत्तर कौन-सा सही होगा। इसमें बस इतना सा याद रखिएगा 2 इक्वलिटी के लिए कि aij का वैल्यू इक्वल होता है bij का, ठीक ना? aij की वैल्यू किसके इक्वल होती है? bij की, और ये कंडीशन सभी के सभी i और j के लिए इक्वल होता है। ठीक है ना? सभी i और j की वैल्यू के लिए इक्वल होता है। मतलब पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। ऐसा ही तो किया भाई, ऐसा ही तो किया हमने। तो चलिए, अब समझिएगा 2 मैट्रिसेस को एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। 2 मैट्रिक्स को जोड़ना है तो ये जुड़ेंगे कब? कैसे जोड़ेंगे? तो इसके लिए भी जोड़ने का पहला कंडीशन यही है, फर्स्ट कंडीशन इज सेम ऑर्डर होना चाहिए। कितना क्या होना चाहिए भाई? ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? ऑर्डर पहली बार ये सेम हो गया, तो दूसरा कंडीशन यही है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ेंगे। करस्पॉन्डिंग
एलिमेंट्स जुड़ते हैं, ठीक ना? ठीक है? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके जुड़ते हैं। जैसे मैंने कहा ना, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था तो वैसे ही एग्ज़ैक्टली होता है कि अगर A बराबर है aij m इंटू n, ठीक है ना? दूसरा B बराबर है bij m इंटू n। पहले तो ऑर्डर आप लोग चेक करोगे कि ऑर्डर सेम है कि नहीं है। चलो काम खत्म, ये पहला वाला। दूसरा aij bij कब होंगे इक्वल? जब मतलब इनको ऐड करना है ना भाई, अपने को क्या करना है, ऐड करना है। तो a प्लस बी बराबर c तब होगा। तो ये c की जो वैल्यू बनेगी ना, वो कैसी बनेगी बेटा, वो बनेगी aij को आप जोड़ते जाएंगे किसमें, bij में, और ये ऑर्डर बनेगा सेम। ऑर्डर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो एडिशन में ऑर्डर में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो सेम ऑर्डर का ही एक नया मैट्रिक्स तैयार कर लेता है। जुड़ते कैसे हैं? तो जैसे मैंने अभी लिया था ना उदाहरण के तौर पे, ए, बी, सी, डी, और इसमें जोड़ा था किसको, बी को। बी के जो एलिमेंट्स थे दैट इज़ एक्स, वाई, ज़ेड, एन, और ये जोड़ने के बाद सी को बनाया। सी की जो वैल्यू है दैट इज़ बिकम ए, एक्स, बी प्लस वाई, सी प्लस ज़ेड, डी प्लस एन। ये आपका बन के आएगा, ये भी 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2, और ये ऑर्डर है। आपने मल्टीप्लाई करके आंसर मत लिख दीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, ला अब इसके बाद आपने समझना है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिसेस का हम बाद में पढ़ेंगे। पहले तो हमने ये पढ़ना है मैं एक स्केलर का कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर का मतलब क्या हो गया, स्केलर का मतलब हो गया एक कांस्टेंट से। स्केलर का मतलब क्या हो गया, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। अब कांस्टेंट कोई नंबर हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक ना? अब समझिएगा, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया ए, इसमें ए बी सी डी करके एलिमेंट लिख दिया। मैं कह रहा हूँ कि मल्टीप्लाई करके मुझे एक मैट्रिक्स के ए बनाना है। क्या बनाना है, के ए। तो के ए का मतलब हो गया कि के से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके सभी एलिमेंट में, ए बी सी डी। ये मल्टीप्लाई कुछ इस प्रकार से होता है कि ये के इसमें भी जाकर मल्टीप्लाई होगा, के ए बन जाएगा, के बी बन जाएगा, के सी बन जाएगा, और के डी बन जाएगा। ये सभी के सभी से मल्टीप्लाई होकर एक अलग अलग सिचुएशन क्रिएट कर देगा, ठीक ना? तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया है कि इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ को समझ लिया। अब कुछ मैं और एडिशनल प्रॉपर्टीज़ को बताने जा रहा हूँ। अब बताने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वहीं पर रोकेंगे क्लासेस को। क्योंकि उसके बाद ना थोड़ा-सा टफ आ जाएगा सिचुएशन। ओके? 1 मिनट ऐसे ही वेट करिएगा। चलिए, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ अदर हैं जो आपके मैथमेटिक्स के हम लोग पढ़ते थे, क्लास 8 से ही पढ़ते आए थे, वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर भी अप्लाइड है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिक्स के जो एडिशन में आपने अप्लाई करना है। दैट इज पहला है ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, मतलब ऑर्डर को बदलने से जो एडिशन का वैल्यू है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है? सेकंड, आपका अगर मैं तीन मैट्रिसेस ले लिया हूँ, एक ले लिया ए प्लस बी और सी को पहले जोड़कर फिर उसमें जोड़ रहा हूँ, या फिर ए में पहले को बी को जोड़ूं फिर उसके बाद सी को जोड़ूं, तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ, ठीक है? तीसरा, जैसे मैंने कोई एक नल मैट्रिक्स ले लिया और किसी मैट्रिक्स ए में जोड़ दिया, तो इसमें कोई जोड़ने का मतलब नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर इसी को कहते हैं, ओ को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हो बेटा आप? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ऐसे संख्याओं को कहते हैं जिसको किसी दूसरी संख्या में जोड़ें तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक ना? अब
दूसरा एक होता है एडिटिव इनवर्स, जैसे मैंने लिया एक मैट्रिक्स से, इसमें कौन-सा ऐसा चीज़ जोड़ूँगा जिससे मुझे एक नल मैट्रिक्स मिल जाए, तो उसमें मैं क्या कर दूँगा, उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव पोर्शन जोड़ दूँगा, तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा सभी वैल्यूज़, दैट इज़ कॉल्ड एडिटिव इनवर्स, ठीक है? मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों ने क्या कर लिया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताता जाऊँ भाई, कि सभी लोग इसको पढ़ते रहेंगे और साथ ही साथ भाई आपने इसको ना ध्यान से देखिए, 2 तरीके की बात है भाई, मुझे नोट्स बनवाना और बनाना दोनों बहुत पसंद है, तो मैं उम्मीद लगाता हूँ कि सभी लोग बनाते भी होंगे। जस्ट इमेजिन कि अगर नहीं बना रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नोट्स को टेलीग्राम चैनल दैट्स नेम इज़ एक्सियोमिक्स, मैंने उसका नाम रखा है एक्सियोमिक्स, वहाँ पर मैं सभी नोट्स आपके जो पढ़ाते जा रहे हैं वो वहाँ पर सेम टू सेम हम लोग क्या करते हैं, अपलोड कर देते हैं। तो इसलिए नोट्स फिस के रिवीजन फास्ट रिवीजन के लिए आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना? ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है ना? स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख दे रहा हूँ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि कोई 2 मैट्रिक्स के एडिशन में अगर आप एक स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ के मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, तो चाहे इस तरीके से चढ़िए, मतलब a प्लस बी को जोड़कर उसमें के मल्टीप्लाई करिए, या फिर दोनों को अलग-अलग मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर दीजिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक ना? ऐसे ही किन्हीं 2 स्केलर्स का, जैसे मैंने k1 और k1 दोनों का ऐड करके उसको स्केलर मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में कर दिया, तो इसका कोई डिफरेंस नहीं है, k1a प्लस k1 k2a, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक ना? डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में कर रहे हैं हम लोग। तीसरा एसोसिएटिव है ये क्या है एसोसिएटिव, बताने जा रहा हूँ कि कोई 2 स्केलर हैं के एल और ए, के एल का इसमें मल्टीप्लिकेशन या फिर के को बाद में मल्टीप्लाई करो और एल ए को पहले मल्टीप्लाई करो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, या फिर एल को बाद में करो और के ए को पहले मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। वही तो कर रहे थे भाई, पोजीशन चेंज करने का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, ठीक है ना? अब मुझे करना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का, 2 मैट्रिक्स लेकर उसके रो और कॉलम का यूज़ करते हुए हमने क्या करना है भई, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सोच रहा हूँ बताऊँ कि ना बताऊँ? चलो अच्छा इसको हम लोग कल पढ़ते हैं। तो आप सभी को शुभकामनाएँ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए खूब बढ़िया से। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब भी करवाते जाइए, हम भी पढ़ते चलें। चलिए थैंक यू वेरी मच, आप सभी का दिन शुभ हो।